हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्या थे, एम क्या थे। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इंडिया के रिलेशन कुछ कंट्रीज के साथ, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रहे। कुछ टाइम के लिए पीसफुल भी रहे और कुछ टाइम के लिए कॉन्फ्लिक्ट वाले भी रहे। इसके साथ चाइना के साथ सबसे पहले हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे थे। तो देखो, जैसे चाइना और इंडिया के रिलेशन आज हमारे उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान अलग हुए हमारे बीच में वॉर हो गया। तो हमारे रिलेशन तो स्टार्टिंग से ही अच्छे नहीं थे दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं था। चाइना के साथ हमारे रिलेशन स्टार्टिंग से खराब नहीं थे, बाद में जाकर खराब हुए। जब हम आजाद हुए उसके बाद जाके चाइना आजाद होता है 1949 में। चाइनीज रेवोल्यूशन आती है 1949 में, तो चाइना हमारे बाद जाकर आजाद होता है। और हमारे जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे नोट पर जो है शुरू होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली नोट पर शुरू होते हैं। और नेहरू जी क्या मानते हैं? नेहरू जी का मानना है कि ये कम्युनिस्ट जो कंट्री है वो आगे जाकर डेवलपमेंट करेगी एशिया के रीजन में हमारी ही तरह, इसलिए हमारे रिलेशन क्या है उनके साथ अच्छे होने चाहिए, ऐसा नेहरू जी का मानना था। अब क्या था कि बहुत सारे लीडर थे जैसे कि वल्लभ भाई पटेल और भी कुछ लीडर्स थे जिनका मानना था कि हमें चाइना के साथ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाकर चाइना हमारे साथ थोड़ा एग्रेसिव हो जाए, वॉर कर सकता है, हमारी इस दोस्ती का फायदा उठा सकता है। लेकिन नेहरू जी का ऐसा मानना नहीं था। नेहरू जी का मानना था कि ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को तो हमने इंटरनेशनल फोरम में बहुत ज्यादा हेल्प की है, ये तो हमारी फ्रेंड है, ये जो चाइना है वो हमारा दोस्त है, इससे हमें कोई खतरा नहीं होने वाला और मिलिट्री खतरा तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए क्या हुआ था कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेज नॉट द आर्मी। मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है उनसे ही हमारी जो बॉर्डर है उसकी रक्षा की जा रही थी, उसको देखा जा रहा था। लेकिन वहां पर आर्मी नहीं लगी हुई थी। इतना ज्यादा हम चाइना पर ट्रस्ट कर रहे थे उस टाइम पे कि हमने क्या किया कि हमने आर्मी भी नहीं लगाई अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस ही जो बॉर्डर को है गार्ड कर रहे थे। अब इंडिया और चाइना के रिलेशन को और अच्छा करने के लिए दोनों कंट्री क्या करती है, पंचशील साइन कर लेती है। अब ये पंचशील क्या है? ये है 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। मतलब कि 5 प्रिंसिपल बताए गए हैं, 5 रूल बताए गए हैं जिससे दोनों कंट्री बहुत ही अच्छे रिलेशन रख सकती है, बहुत ही पीसफुल रिलेशन रख सकती है एक दूसरे के साथ, हमारे बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये कौन साइन करता है? एक तो इंडियन पीएम उस टाइम पे कौन थे? नेहरू जी, और प्रीमियर जोहू एन लाई, ठीक है, ये चाइना के तरफ से थे। ये दोनों मिलकर 29 अप्रैल 1954 को पंचशील जो है साइन करते हैं। क्यों साइन करते हैं? ताकि हम आसानी से पीसफुली दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ रह सके, हमारे जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रोंगर हो सके, उससे और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल सके, इसलिए हम लोग ये साइन करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहते। देखो, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे रिलेशन है, इतने अच्छे रिलेशन है कि हमने पंचशील भी साइन किया हुआ है। हमारे लीडर उधर की जो कंट्री है उसको विजिट करते हैं, चाइना के लीडर इंडिया को विजिट करते हैं। तो दोनों कंट्री के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन थे, लीडर्स के बीच में भी बहुत अच्छे रिलेशन थे, एक दूसरे की कंट्री को रेगुलरली विजिट किया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे रिलेशन अब अच्छे नहीं है? देखो, उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले इस टॉपिक में ही हम एक सब टॉपिक पढ़ते हैं, चाइनीज इन्वेजन 1962। मतलब कि चाइना ने कैसे 1962 में हमारे साथ वॉर किया, उस वॉर के बाद हमारे रिलेशन खराब हो गए। रिलेशन तो पहले से ही खराब हो रहे थे, लेकिन इस वॉर के बाद और ज्यादा खराब हुए। अब पुअर रिलेशन का कारण क्या था? कारण था कि चाइना ने तिब्बत को अपने हिस्से में ले लिया था, उसे एनेक्स कर लिया था। अब इससे हमें क्या दिक्कत थी? देखो, चाइना ने जबरदस्ती तिब्बत को ले लिया था। अब इसमें इंडिया के लिए शांत रहना बहुत ही मुश्किल की बात थी। क्यों मुश्किल की बात थी? देखो, स्टार्टिंग में तो इंडिया ने कुछ नहीं कहा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है
जो कि बहुत पीसफुली रहती है, हम कभी भी किसी के साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करते, तो हमने उस टाइम पे भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे खबर आने लगी कि तिब्बत के लोगों को कैसे सप्रेस किया जा रहा है, उनके कल्चर को कैसे दबाया जा रहा है, जब ऐसी खबरें बहुत ज्यादा आने लगी ना, तो इंडिया शांत नहीं बैठ पाया। और उसके बाद क्या हुआ कि दलाई लामा वहां पर एक लीडर थे, कौन से, एक स्पिरिचुअल लीडर थे। तो दलाई लामा जो थे वो पॉलिटिकल एजुलम लेते हैं 1959 में, कहा, इंडिया में, यानी कि इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में आकर शरण ले लेते हैं 1959 में। अब क्या होता है, चाइना को ये बात अच्छी नहीं लगती। चाइना कहता है कि इंडिया ने हमने इंडिया के साथ जो पंचशील साइन किया था उसके अगेंस्ट जाकर इंडिया ने काम किया है। इंडिया में तो एंटी चाइना एक्टिविटीज चल रही है, इंडिया ने क्यों दलाई लामा को शरण दी। ऐसे वो काफी सारे क्वेश्चन करने लगता है और तब से हमारे रिलेशन जो है वो खराब होने लगते हैं। बाद में क्या होता है, दोनों कंट्री के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट भी हो जाता है। कैसा बाउंड्री डिस्प्यूट, कुछ इंडिया का एरिया होता है जो कि कहता है चाइना कि वो हमारा हिस्सा है। कैसे, देखो, कुछ जो हमारे बाउंड्री थे ये कब डिसाइड हुए थे, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, जब चाइना भी कॉलोनी थी और इंडिया भी कॉलोनी थी। तो इंडिया का कहना था कि बाउंड्री डिस्प्यूट तो होना ही नहीं चाहिए, बाउंड्री में किसकी कितनी होगी ये तो ब्रिटिशर्स तय करके चले गए, तो अब तुम क्यों कह रहे हो कि बाउंड्री डिस्प्यूट है। लेकिन चाइना वाले कह रहे थे कि वो तो कॉलोनी के टाइम पे हुआ था, जब हम कॉलोनी थे तब हुआ था, अब उस टाइम पे जो भी फैसला हुआ उसे हम आज के टाइम पे नहीं मानते क्योंकि आज हम इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे हमारे बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट भी बहुत ज्यादा उस टाइम पे चल रहा था, ये भी एक रीजन था कॉन्फ्लिक्ट होने का। तो बाउंड्री डिस्प्यूट कहाँ चल रहा था, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड जो था हमारे इंडिया का, जो हमारा लॉन्ग बॉर्डर है उस पर बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था। और क्या चल रहा था कि चाइना क्लेम कर रहा था कि कश्मीर का जो हमारा लगा हुआ रीजन है अक्साई चीन, और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है, ये दोनों एरिया, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा एरिया और अक्साई चीन जो है वो तो चाइना का है, इंडिया का नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को हम उस टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी भी कहते थे, और चाइना ये क्लेम कर रहा था कि ये तो हमारा रीजन है, तुम्हारा रीजन नहीं है। और इसके बाद क्या होता है, चाइना 1957 में अक्साई चीन वाला जो एरिया है उसको ले लेता है और यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रोड जो है वो बनाना शुरू कर देता है अपने ही मर्जी से, बिना हमसे कुछ बातचीत किए हुए अपने मर्जी से वहां पर जो है रोड बनाना शुरू कर देता है और हमसे ले लेता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद इसी एरिया को लेकर वो वॉर करना भी शुरू कर देता है इंडिया के साथ। तो इंडिया पर अटैक करता है चाइना। कब अटैक करता है, अक्टूबर 1962 में अटैक करता है। जो पहला अटैक होता है ना वो पहले वीक में ही कर देता है अक्टूबर के, और कहाँ पे करता है, अरुणाचल वाले एरिया में करता है। इतना ज्यादा अटैक करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता और नवंबर में फिर से अटैक कर देता है दूसरे साइड में अक्साई चीन वाले एरिया में, और हम देखते हैं कि बाद में जाकर तो असम प्लेन्स तक पहुंच जाता है। हाँ, लद्दाख में हमारे जो आर्मी है वो उसे रोकने में बिल्कुल सक्सेसफुल होते हैं, बट दूसरी साइड में वो असम तक पहुंच जाता है, ये भी हमको देखने को मिलता है। बाद में चाइना डिक्लेयर कर देता है यूनिलेटरल सीज फायर और उसकी जो आर्मी थी जहां पर थी वहीं पर विड्रॉ कर लेती है। लेकिन इससे इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ज्यादा खराब जाती है बाहर के लोगों में। क्यों जाती है, क्योंकि चाइना को हम क्या कह रहे थे, हमारा फ्रेंड है, हमें तो इससे कोई भी दिक्कत आने ही नहीं वाली फ्यूचर में। और अब क्या कर दिया, उसी चाइना ने उठकर कैसे वॉर किया है हमारे साथ में। इससे इंडिया की इमेज बहुत ज्यादा खराब जाती है, नेहरू जी की इमेज भी बहुत ज्यादा गिरती है उस टाइम पर। अब क्या होता है, इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है कि इंडिया को ब्रिटिशर्स के पास और अमेरिकन के पास में जाना पड़ता है मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। उस टाइम पे सोवियत यूनियन तो न्यूट्रल ही रहता है। हम देखते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्णा मेनन, इनको क्या रिजाइन करना पड़ता है। ये नेहरू जी के अंदर में डिफेंस मिनिस्टर थे, क्योंकि 1962 का जो वॉर है वो हम हार जाते हैं। अब क्या होता है, इतनी ज्यादा उस टाइम पे लोगों में नाराजगी भी थी और इतना ज्यादा उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि हम देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है लोकसभा में। किसके अगेंस्ट, नेहरू जी के अगेंस्ट। ये पहली बार ऐसा हो रहा था। अब उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंडिया की इमेज खराब गई थी,
क्योंकि इंडिया जो है उसको क्या लोग देख रहे थे कि अभी आजाद हुई कंट्री है, एक बड़ी कंट्री है, और ऐसी कंट्री को ये भी नहीं पता चला कि उसके दोस्त ही उस पर अटैक करने वाला है। अटैक होने के बाद हमें पता चल रहा है और इतनी ज्यादा खराब हालत है कि हमें अमेरिका के पास, ब्रिटिशर्स के पास में जाना पड़ रहा है कि हमारी हेल्प करो। तो उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा खराब इमेज गई। नेहरू जी की इमेज भी बहुत ज्यादा खराब गई, बाहर भी और इंडिया के अंदर भी। इस वजह से क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ जाता है। और हम क्या देखते हैं, देखो बाहर की सिचुएशन क्या चल रही थी, इंडिया की इमेज अच्छी नहीं थी। दूसरा वॉर चल रहा था, 1962 में चाइना ने वॉर किया था। तो इन सब से इंडिया के अंदर की पॉलिटिक्स भी जो है कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ा था और हमारी ओपोजिशन पार्टीज पर भी असर पड़ा था। कैसा असर, देखो 1962 में ना सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसमें स्प्लिट आ जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में टूट जाती है, एक है सीपीआई, एक है सीपीआईएम। एक है सीपीआई मतलब कि वो सोवियत यूनियन की तरफ है, एक है सीपीआईएम जो कि चाइना की तरफ है, जो प्रो चाइना वाले हैं। अब ऐसा क्यों, इससे ये क्यों बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि बाहर की सिचुएशन का हमारे अंदर की पार्टी पे कैसा असर पड़ा। सीपीआई में उस टाइम पे कुछ लोग थे जो कि सोवियत यूनियन का बहुत खुलकर समर्थन करते थे, इसलिए वो सीपीआई में रह गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि चाइना का बहुत ज्यादा समर्थन करते थे, इसलिए वो सीपीआईएम हो गए। इतना ज्यादा समर्थन करते थे कि हमारे साथ जब वॉर हुआ था 1962 में चाइना का, तो उधर भी कुछ लोग चाइना के गुणगान गा रहे थे, इसलिए उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। ये भी हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इस वॉर से हमें क्या पता चला, इस वॉर से हमें पता चला कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो कितना ज्यादा आइसोलेटेड है, पूरे इंडिया से एक तरीके से कटा हुआ है, और कितना ज्यादा अंडर डेवलप भी है, उधर उतनी डेवलपमेंट भी नहीं है। और इस वजह से क्या हुआ, हमने देखा कि अरुणाचल को भी हमसे छीना जा रहा था। अब हमारे पास चैलेंज क्या थे, नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल यूनिटी। उसे हमें आइसोलेट रखना नहीं है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को, कि आइसोलेटेड फील करते तो आइसोलेटेड ही रखना है, नहीं, उन्हें हमें इंडिया के साथ पूरा कनेक्ट कराना है। उधर पॉलिटिकल यूनिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ उधर डेवलपमेंट कराना है कि जो कंडीशन पहले बनी वो फिर से ना बने। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि नागालैंड को जो है वो स्टेट बना दिया गया था इसके बाद में। और फिर हम देखते हैं कि मणिपुर, त्रिपुरा या और भी जो यूनियन टेरिटरीज है उनको ये राइट दे दिया गया था कि आप अपने लेजिस्लेटिव को खुद चुन सकते हैं। तो ये था हमारे चाइना के साथ रिलेशन। और हमने देखा कि कैसे हमारे पहले तो पीसफुल नोट पर शुरू हुए थे हमारे रिलेशन, लेकिन बाद में जाकर कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यहाँ तक कि वॉर भी हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, और इसके बाद हमारे बीच में एकदम बातचीत भी बंद हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अराउंड 87 के टाइम पर ही हमारे बीच में फिर से बातचीत शुरू होती है। इतने ज्यादा हमारे रिलेशन उस टाइम पे खराब हो गए थे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे थे। तो देखो, पाकिस्तान के साथ कोई फ्रेंडली नोट पर हमारे रिलेशन शुरू नहीं हुए थे चाइना की तरह। पाकिस्तान के साथ इंडिया दोनों के आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते थे, स्टार्टिंग से ही शुरू हो गए। 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए थे। अलग होने के साथ ही हमारे बीच में वॉर हो गया। फुल स्केल वॉर नहीं था, लेकिन फिर भी एक वॉर तो था। किस चीज को लेकर, कश्मीर को लेकर। मुद्दा क्या था, कश्मीरी तो था। 47 में चाइना जो इंडिया वाले हैं उनका कहना है कि हमारा कश्मीर है, पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि नहीं हमारा कश्मीर है। इसी चीज को लेकर हमारे बीच में वॉर हो गया था। और इस वॉर को हमने देखा कि बाद में यूएन में चला जाता है ये वॉर, ये मसला जो है, और उसके बाद वहीं से सेटलमेंट होता है। लेकिन अभी भी ये मुद्दा हमारे बीच में डिस्प्यूटेड ही है कि ये कश्मीर को इंडिया भी क्लेम करता है और पाकिस्तान भी। अब उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में बस डिस्प्यूट ही थे, कॉन्फ्लिक्ट ही थे, ऐसा भी नहीं है। हमारे बीच में कॉपरेशन भी हुआ। कैसा कॉपरेशन, देखो 1960 में वर्ल्ड बैंक के कहने पर इंडिया ने और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये एग्रीमेंट साइन किया था। किसने साइन किया था, इंडिया से नेहरू जी ने और पाकिस्तान से जनरल अयूब खान ने। इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया था। ये एग्रीमेंट कहता था कि इंडस वाटर जो है, इंडस रिवर है, उसके पानी को कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर करना है। अब हमारे बीच में कितने ही मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या और भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे हो, लेकिन इस ट्रीटी को हम आज तक मानते हुए आए हैं।
दूसरा कॉपरेशन क्या हुआ था कि पार्टीशन के टाइम पे जिन विमेन को अवगडित कर दिया गया था, जिन लोगों को किडनैप भी कर लिया गया था, अपने एरिया में रख लिया गया था, जिन विमेन को जाने नहीं दिया गया था वहां से, उन विमेन को वापस उनके एरिया में भेज दिया गया था। दोनों सरकार ने मिलकर ये काम किए थे। अब हम देखते हैं कि और हमारे क्या रिलेशन थे, और कोई वॉर हुआ था क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच में? तो हाँ, बिल्कुल हुआ था। वॉर हुआ था 1965 का। 1965 में ना प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाते हैं, वही कमान संभाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि तब भी पाकिस्तान वॉर कर देता है। अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात का एरिया है, वहां से पाकिस्तान अटैक करना शुरू कर देता है। फिर उसी साल अगस्त और सितंबर में कश्मीर में भी जाकर वॉर करना शुरू कर देता है, वहां से भी अटैक कर देता है। और पाकिस्तान को ये बड़ी उम्मीद होती है कि हम कश्मीर की तरफ से वॉर कर रहे हैं तो कश्मीर वालों को तो हमें सपोर्ट करना ही चाहिए, हमें वहां की लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इंडिया क्या करता है? इंडिया इसी चीज का जवाब देता है पंजाब बॉर्डर से अटैक कर कर। और क्या होता है उसके बाद? इतना बड़ा ये बैटल बनता है कि जो हमारी इंडियन आर्मी थी वो पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थी। हमने पाकिस्तान के लाहौर तक जो है अपना एरिया पूरा कैप्चर कर लिया था। पाकिस्तान का कितना सारा एरिया ले लिया था। लेकिन बाद में क्या होता है? ये मुद्दा यूएन में चला जाता है, और यूएन में ये मुद्दा जाने की वजह से एक ताशकेंट अग्रीमेंट होता है शास्त्री जी और अयूब खान के बीच में। कब? जनवरी 1966 में। किसके बीच में होता है? शास्त्री जी और अयूब खान के बीच में। और ये मध्यस्थता कराता कौन है? सोवियत यूनियन कराता है। इससे क्या होता है? हम पाकिस्तान को वापस उसका जो हिस्सा है वो दे देते हैं, और फिर हमारा जो इतना हिस्सा है वो हमें मिल जाता है, और फिर हम उसका भी हिस्सा कैप्चर नहीं करते, वो भी उसको दे देते हैं। अब इसमें हमारी बहुत बड़ी जीत हुई थी 1965 में इस वॉर में। लेकिन इससे क्या होता है? पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिलिट्री लॉस होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया को कोई लॉस नहीं होता। उस टाइम पे हमारी भी इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो हमें भी इसके काफी नुकसान जो है वो झेलने को मिलते हैं। अब पढ़ते हैं कि बांग्लादेश वाला वॉर क्या था 1971 में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ था। वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।